तो टॉपिक क्या है? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, सबसे पहले फार्मूले रिवाइंड कर लेते हैं। फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला कौन सा है? सबसे पहला फार्मूला कौन सा है? हाँ, नहीं, सबसे पहला फार्मूला है Q इक्वल्स एन ई। फिर दूसरा फार्मूला है I इक्वल्स Q अपॉन टी, मतलब करंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले इनकी वैल्यू जरूर याद रखना। मतलब करंट, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q का मतलब चार्ज, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट फार्मूला कौन सा होगा? थर्ड वाला फार्मूला, तो V इक्वल्स आई आर, V इक्वल्स आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला V इक्वल्स क्या होगा? W अपॉन Q, पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल्स W अपॉन Q। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला बनता है यहाँ पे सीरीज का, जो कि क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है? NR होता है। अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो क्या होता है? NR होता है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे पैरेलल के केस में क्या होता है? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों पैरेलल में ये लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? 1 अपॉन अगर सारे बराबर हैं तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाता है? R अपॉन N। क्लियर होगी बात? समझ में? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? अगर दो रेजिस्टेंस हो तो एक पैरेलल में, सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2, बस बात खत्म। पैरेलल में हो तो ये वाला फार्मूला जरूर याद रखना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाला है कुछ नहीं, वही चीज लिखी हुई है। मतलब ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ही लिखा हुआ है। अगर बताओ इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? R1 R2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? R1 प्लस R2, और फिर रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा यही। लेकिन इसके कंपेयर में इसको याद करना ज्यादा अच्छा है। हाँ देखो, जैसे तुमसे कहा गया 6 ओम और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया, यहाँ डायरेक्ट रख के आंसर निकल आएगा 2, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9, 18 अपॉन 9 2 ओम है ना। तो दो के लिए ये फार्मूला याद रखोगे तो जल्दी लगा लोगे। ऐसे तुम बार बार लिखोगे, पहले 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, फिर उसके बाद तुम एलसीएम लोगे, और यहाँ एलसीएम लेने का कोई बवाल नहीं, डायरेक्ट। ठीक, जैसे कोई भी मतलब XYZ कोई भी, जैसे मान लो 4 और 8 तुमने ले लिया, 4 ओम एंड 8 ओम, तो 32 अपॉन 12, 32 अपॉन 12 यानी 8 अपॉन 3, 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 अपॉन 3 आ गया आंसर। तो फार्मूला समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स रो एल अपॉन ए। R इक्वल्स रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे रो क्या होता है? क्या होता है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक, अगर ये निकालने के लिए कहेंगे तो फिर ये देंगे, और अगर रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहेंगे तो रेजिस्टिविटी गिवन होती है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? ये वाला जो फार्मूला आया था, समझना ध्यान से, ये वाला जो फार्मूला आया था वो इससे आया था, तो इसमें ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, R प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सोचना समझना ध्यान से, वायर की लेंथ खींच के नहीं बढ़ाई जा रही है, कुछ दूसरा वायर लिया जा रहा है। मतलब तुमसे ऐसे, जैसे आज इस क्वेश्चन में हमने, समझ रहे हो ना, उठाई की आज इसी क्वेश्चन में हमने कहा दो वायर ए और बी है, दो वायर ए और बी है, ए का रेजिस्टेंस 12 ओम है, बी का हमें बताना है, जबकि ए का 4 मीटर लेंथ है और बी का 6 मीटर लेंथ है। तो ऐसे केस में यहाँ पे फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा फार्मूला?
फार्मूला बनेगा आर बी अपॉन आर ए बराबर एल बी अपॉन एल ए। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल में होती है, प्रोपोर्शनल में, तो 1 के सामने 1 होता है, 2 के सामने 2 होता है। मतलब देखो यहाँ पे r प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, तो a के सामने a रहेगा, b के सामने b रहेगा। लेकिन यही हम इसके लिए अगर फार्मूला बनाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस केस में इसको ऐसे लिखते हैं आर बी अपॉन आर ए बराबर ए अपॉन ए बी। मतलब b के सामने a वाला होता, a के सामने b वाला होता। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये वाला फार्मूला बन चुका है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। आर बी तुम्हें बताना है और आर ए कितना दिया हुआ है, चलो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। आर बी दिया हुआ है, आर ए कितना दिया हुआ है 12 ओम, इक्वल टू एल बी मतलब लेंथ ऑफ बी कितना है, लेंथ ऑफ ए समझ में आया, इसका मतलब 18 ओम, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि दो वायर्स ए और बी है सेम मटेरियल के, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ए की लेंथ 4 मीटर है, बी की लेंथ 6 मीटर है, और अगर ए का रेजिस्टेंस 12 ओम हो तो बी का रेजिस्टेंस बताओ। तो हमें पता है आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो उसके केस में यहाँ पे ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा और सॉल्व होके आ जाएगा। लेकिन अगर वायर को खींच के बढ़ाया जा रहा है, ठीक, या फिर गला के छोटा किया जा रहा है, समझ लो, वायर को खींच के ऐसे खींचा, उसकी लंबाई बढ़ गई, या तो उसको गला दें और गला के फिर से तार बना दें, तो हम तार छोटा भी बना सकते हैं, है ना। ऐसा अगर कोई केस होता है तो हमेशा आर न्यू जो होगा वो एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। ठीक, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू आर। अब एल डैश क्या है, बाद की लंबाई, हाँ जब खींच के बढ़ा दिया तो कितनी लंबाई हो गई, और एल का मतलब पहले की लंबाई, उसके बाद आर का मतलब पहले का रेजिस्टेंस, पहले का रेजिस्टेंस। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया अच्छा ये बताओ, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, उसको ऐसे खींचा गया कि उसकी लंबाई 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। अब उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस नया क्या होगा? तो देखो नया रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, एल डैश का मतलब बाद की लंबाई, और बाद की लंबाई कितनी हो गई 2l, 2 टाइम्स, कितनी हो गई 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2l अपॉन एल का होल स्क्वायर और इनटू में 5, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम था। बताओ एल से एल कट गया, कितना आया, जितना जितने गुना तुमने लंबाई की होगी उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने लंबाई 2 गुनी की, ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 गुना। तुमने लंबाई 3 गुनी कर दी 9 टाइम्स, यानी 9 5 जा 45 ओम हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है बताओ, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब तुम तार को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो तार की लंबाई तो बढ़ती बढ़ती है, साथ में तार पतला भी होता है, वायर थिन भी होता है। तो एक तो लंबाई बढ़ने के साथ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एक उसके थिन होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है। तो डबल इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हम ये चीज लेते हैं, एल डैश का मतलब बाद की लंबाई, एल का मतलब पहले की लंबाई, इनिशियल लेंथ। अब यहाँ पे कभी कभी तो ये बोल देते हैं कि लेंथ डबल हो जाता है, लेंथ ट्रिपल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी बोलते हैं कि पहले लेंथ 1.5 मीटर थी, उसको स्ट्रेच करके 2.5 मीटर कर दिया गया। पहले उसकी लेंथ कितनी थी 1.5 मीटर, और बाद में उसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया गया 2.5 मीटर। क्लियर हुई बात? तो ऐसे केस में यहाँ एल डैश की जगह पे रखेंगे 2.5 और एल की जगह पे क्या रखेंगे 1.5,
बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक के फार्मूले समझ में आए। अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, रेजिस्टेंस तक के सारे फार्मूले समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला कौन सा आता है? अभी अभी नहीं, फार्मूला नहीं मिटाएंगे भाई, क्वेश्चंस मिटाएंगे, ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे क्योंकि यहाँ पे फार्मूले लिखने हैं ना अभी, और कौन से फार्मूले? पावर्स वाले हैं, है ना, पावर वाले फार्मूले, ठीक है। तो अब देखो, पावर में सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू P इक्वल टू होता है W/T या फिर VI, क्लियर है? पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया कितने टाइम में, यानी रेट ऑफ वर्क, वो जो है वो क्या है? पावर है। और P इक्वल्स VI मतलब पोटेंशियल इनटू क्या? करंट। अब बताओ V बराबर क्या होता है? IR। अब बताओ अगर V की जगह पे IR रखोगे तो I²R बन जाएगा, कि नहीं? और I बराबर क्या होता है? V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो अगर इस I की जगह पर V/R रखोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा V²/R। तो टोटल इतने फार्मूले हैं, क्लियर है? हाँ, पावर को निकालने के या पावर के फार्मूले को यूज करने के लिए। उसके बाद अब हीट का फार्मूला, क्योंकि हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो क्या कहता है? अरे नहीं, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है। अब बात आती है हीट कितनी जनरेट होगी, तो उसके लिए फार्मूला है। तो उसके लिए फार्मूला, हमें पहला फार्मूला याद रखना है PT। पहला फार्मूला क्या याद रखना है? PT, पावर इंटू टाइम, उसके बाद अब P के जो तुमने ये वाले फार्मूले पढ़े हैं वो यहाँ पटक सकते हो, सभी पटक सकते हो जब जरूरत पड़ेगी। गिवन क्या है उसके हिसाब से जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से काम चलेगा। मतलब यहाँ पे तुम VI अगर रखोगे तो फार्मूला VIT बनेगा, I²R रखोगे तो I²RT बनेगा, V²/R रखोगे, यानी तुम्हें फार्मूला यही याद रखना है। W/T रखोगे तो T से T कट जाएगा, P जितना काम करोगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो देखो इस, और हाँ अभी एक फार्मूला बाकी है, कौन सा? यूनिट निकालने का फार्मूला। मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम किए हो भाई। जैसे मीटर लगा हुआ है तो मीटर क्या बताता है? इतने यूनिट। तो आखिरकार ये कैसे होता है? जितना तुम ज़्यादा लोड रखोगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वो जो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला है वो यहाँ लिखे थे। देखो जो यूनिट निकालने का फार्मूला है वो होता है वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। वाट का मतलब तुम कितने वाट की चीज चला रहे हो? 9 वाट का बल्ब जला रहे हो कि 1000-2000 वाट का इंडक्शन चला रहे हो, ठीक। आवर का मतलब कितने घंटे चलाते हो। और देखो ये सबके लिए अलग अलग होता है। अलग अलग कहने का मतलब ये हुआ तुम बल्ब जलाते हो लेट से लगभग 20 घंटे, और डिपेंड करता है कि बल्ब कहाँ लगा हुआ है। अंदर है तो 24 घंटे, है कि नहीं? बाहर लगा है तो बस 12 घंटे 10 घंटे। अरे इन्वर्टर तो होता है, अरे हम जलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि लाइट आए ना आए वो डजंट मैटर। मतलब जैसे फ्रिज है 24 घंटे, जब तक लाइट आएगी तब तक फ्रिज चलती रहेगी, है ना। सबमर्सिबल की बात करें तो 10 मिनट, अगर फालतू का पानी नहीं बहा रहे हो तो 10 मिनट, है ना। तो जो कितने वाट की कोई चीज़ है, कितने घंटे चला रहे हो उसके बाद कितने दिन तक यूज़ कर रहे हो। अब जैसे तुम्हें 1 महीने का बताना है तो यहाँ 30 दिन रखोगे अपॉन में 1000, तो टोटल आ जाएगा कि तुमने कितने यूनिट खर्च किया। उसके बाद उसका रेट होता है 3 रुपया पर यूनिट, 3.5 रुपया पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट।
डिपेंड करता है कि तुम्हारा कनेक्शन कैसा है, डोमेस्टिक है कि कॉमर्शियल है, 1 किलोवाट है कि 5 किलोवाट है ना, इन सब पे डिपेंड करता है रेट। ठीक है, तो यूनिट निकालने के बाद फिर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे तुम वायर का रेजिस्टेंस थोड़ी ना रख रहे हो। मतलब तुम कुछ भी ना चलाओ घर में, केवल स्विच ऑन भर कर दो, तब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, क्योंकि वायर का अपना रेजिस्टेंस तो होता है ना। जो ये वायर सब लगे हुए हैं तो इनका अपना रेजिस्टेंस भी तो है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे ही, भले तुम बल्ब ना जला रहे हो, पंखा ना चला रहे हो, कुछ तो कंज्यूम होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। ना बढ़ने का बस एक ही तरीका है कि जैसे हमारे यहाँ लगा हुआ कटआउट, तो जस्ट मीटर के बाद कटआउट या एमसीबी लगा, उसको हमने ऑफ कर दिया, काम खत्म, अब नहीं होगा, अब बिल नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। क्लियर है? देखो सारे फार्मूले एक एक करके क्वेश्चंस के टाइप बता रहे हैं, ठीक है, एक एक करके फार्मूला लिखते जाएंगे और क्वेश्चन का टाइप बताते जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं Q इक्वल्स एनी। ठीक है, Q इक्वल्स एनी। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन कैसे, किस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूछा जाता है कि मान लो किसी बॉडी में 10 कूलाम का चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात समझना, 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज कि 10 कूलाम का निगेटिव चार्ज, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, अगर 10 कूलाम का निगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, अगर 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो इससे निकलेगा, है ना। जैसे n इक्वल्स क्या आ जाएगा, Q अपॉन E, Q का मतलब 10, E का मतलब जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो कितना आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर पॉजिटिव चार्ज तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर नेगेटिव चार्ज तो इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। बोलेंगे ना कि ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, ए बॉडी हैज निगेटिव चार्ज ऑफ 10 कूलाम, नहीं तो फिर उसमें बस सीधा ये लिख देंगे, सीधे फिर इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, और कोई कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? आज समझ में आई? ठीक, तो पहला तो हो गया ये वाला फार्मूला। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इस Q की जगह पर IT का भी यूज कर लेते हैं। Q की जगह पर किसका यूज कर लेते हैं? IT का। IT का कब यूज करेंगे? तुमसे ऐसे पूछेंगे, लेट्स से 2 एम्पियर की करंट 2 मिनट तक फ्लो होती है, 2 एम्पियर की करंट 2 मिनट तक फ्लो होती है, तो ये बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हो चुके होंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पहले यही लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? Q इक्वल्स एनी, और फिर Q की जगह पे क्या लिखेंगे? IT, और यहाँ से फिर N बराबर क्या आएगा? IT अपॉन E, IT अपॉन E। अब I का मतलब 2 एम्पियर, कितने मिनट तक? 2 मिनट तक, यानी 120 सेकेंड तक, अपॉन में E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे? पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 300 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स, और इससे ये 150 टाइम्स, तो कितना आया? 150 इंटू 10 टू द पावर 19, ये ऊपर जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो 1.5 10 टू द पावर 21, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट हमने इधर लगा दिए ना, तो 2 बढ़ गए, 19 + 2 21। यही ऐसे ही लिखा ही जाता है हमेशा, फिजिक्स में आंसर इसी फॉर्मेट पे लिखा जाता है, मतलब पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, ना लिखने पर गलत नहीं है,
लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन जिसको बोला जाता है वो यही है। हाँ, तो ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे जैसे है पोटेंशियल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, यानी V बराबर W/Q से। इसमें तुमसे क्या कहा जाएगा, इसमें तुमसे कहा जा सकता है कि किसी चार्ज को, लेट से 5 कूलाम के चार्ज को A से B तक ले जाने में 20 जूल वर्क करना पड़ता है, 20 जूल वर्क करना पड़ता है। तो ये बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बताओ V बराबर हो जाएगा 20 जूल काम किया 5 कूलाम को ले जाने में, कितना आ गया, 4 वोल्ट। यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ ले बताओ A और B में हाइयर पोटेंशियल में कौन है, पूछ लिया गया A और B में कौन हाइयर पोटेंशियल है और कौन लोअर पोटेंशियल है, ये बताओ, बताओ। अब सुनो ध्यान से, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप जाता है, ले नहीं जाना पड़ेगा, यानी तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा, ठीक है। उसके बाद निगेटिव जो चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल अपने आप जाता है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल अपने आप जाता है। क्लियर हो गई बात। तो पॉजिटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो अपने आप जाता है, तो इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और काम कब करना पड़ता है, जब तुम लोअर से हाइयर लेके आओगे, लोअर से हाइयर लेके आओगे। इसका मतलब A लोअर पोटेंशियल है, B हाइयर पोटेंशियल है। क्लियर हो गई बात। A लोअर पोटेंशियल है, B क्यों, हमने कैसे समझे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को A से B ले जाने में काम करना पड़ा, ठीक है, जबकि पॉजिटिव चार्ज हाइयर से लोअर जाने में काम नहीं करना पड़ता, लोअर से हाइयर जाने में काम करना पड़ता है। अब यही अगर क्वेश्चन में बोल देते कि इतना काम हमें मिला, इतना काम हमें मिला, तो उस केस में क्या होता, जब मिला है तो मतलब हाइयर से लोअर गया होगा, मतलब A हाइयर पोटेंशियल B लोअर पोटेंशियल, दैट्स ऑल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अभी ये तुम लोगों को मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो इसलिए टेंशन ना लो कि लिख नहीं रहा है कुछ बहुत, अभी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा तो तुम लोग देख लेना, यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक। नो नंबर ऑफ लिमिट्स आर देयर, ठीक। आप देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे V = IR, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक। अब देखो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कई तरीके से पूछा जाता है और सारे तरीके यहाँ नहीं, मतलब एक ही बार में नहीं हो पाते, क्योंकि अभी बताएंगे कौन से, सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम में ये कैसे फार्मूला अप्लाई होता है तब वहां बताएंगे, है ना। अभी तो वही सिंपल वाली बात, क्या, 10 ओम के रजिस्टर को 15 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया, 10 ओम के रजिस्टर को 15 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया, बताओ उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। तो I = क्या होगा, V/R, दैट मीन्स 1. अच्छा, इसका उल्टा भी, इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैसे, तुमसे कहा गया 5 ओम को, ठीक है, किसी सोर्स से कनेक्ट करने पर उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, बताओ सोर्स क्या है, 10, है ना। कितने पोटेंशियल, भाई कहा गया कि 5 ओम के रजिस्टर को किसी पोटेंशियल या सोर्स से कनेक्ट करने पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो इसका मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, IR,
क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से फार्मूलों में हेर फेर करके फार्मूले नए क्वेश्चन बनते हैं। तो V इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब सर्किट रिलेटेड बताएंगे तब इसका फिर से यूज होगा, तो वहां पे अलग तरीके से बताएंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है? कॉम्बिनेशन का, है ना। तो कॉम्बिनेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है सर्किट में, इसका यूज में सर्किट में होता है। तो सर्किट वाला जब बताएंगे तब वहां पे आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझ लो, जैसे तुमसे कहा गया 10 ओम के 4 रजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया, दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे RS निकालो, तो बताओ वो 40R आएगा, 40 आएगा, 40 ओम आएगा कि नहीं। उसके बाद फिर अगर पैरेलल में निकालोगे तो क्या आएगा? 10/4 यानी 2.5। देखो RS होता है NR और RP होता है R/N, दिया गया। अब बताओ इनका रेशियो बताना है। तो RS कितना है? 40 और RP कितना है? पॉइंट हटाया, रेशियो मतलब डिवाइड करो, रेशियो मतलब डिवाइड करो बस। तो 16:1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं, मतलब ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है जहाँ पे तुम इक्वेशन में रख दोगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है आंसर सही है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। सही फार्मूले लगाओगे तो सही आंसर निकलेगा, सही से कैलकुलेशन करोगे तो, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। तुम्हें लगेगा अरे वाह ये वाला क्वेश्चन भी हम करके आ गए, सही हो गया सही हो गया, और पता लगा कि नंबर मिले ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ होती है, समझ में आ गया। अच्छा, अब जो फार्मूला बताने जा रहे हैं पावर रिलेटेड है, बहुत ध्यान से समझना। पावर वाला बहुत बड़ा लोचा होता है इसमें, मतलब अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं एक चीज ना पता होने से। क्या है वो चीज समझो। पावर, इसको एक क्वेश्चन में लेते हैं। देखो तुमसे कहा गया एक डिवाइस, या कह सकते हो कि एक इमर्सन रॉड 500 वाट की है, या इमर्सन रॉड की रेटिंग 500 वाट 200 वोल्ट है, उसमें रेटिंग है 500 वाट 200 वोल्ट, उसको कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट से। कितने से कनेक्ट किया गया? 250 वोल्ट से। तुम्हें बताना है कि वो 1 मिनट में कितनी हीट जनरेट करेगा। ठीक, अच्छा बताओ हीट का फार्मूला क्या है? H बराबर PT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्लियर है? बताओ P तो हमें मालूम है 500 वाट, लगा दे, आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा, नहीं टाइम तो दिया हुआ है, तब भी नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है पहले बात समझ लो। ये रेटिंग दिया हुआ है 500 वाट 200 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इमर्सन रॉड को 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें 500 वाट का कंजप्शन मिलेगा। लेकिन तुम कनेक्ट किससे कर रहे हो? 250 से, 250 से, वैल्यू बदल गई ना। तो इसका मतलब तुम P के फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी ऐसा हो कि सोर्स में मतलब अप्लायंस में रेटिंग की वोल्टेज अलग हो और उसको कनेक्ट किया जाए किसी दूसरे वो रेटिंग के सोर्स से, मतलब जैसे इसमें रेटिंग 200 वोल्ट है और कनेक्ट किससे कर रहे हो? 250 से, 250 से, तो तुम पावर का फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में सबसे पहला काम होता है रेजिस्टेंस निकालना। पहला काम रेजिस्टेंस निकालना। तो हमें पता है P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर क्या होगा? क्लियर है?
अब आर का मतलब वी स्क्वायर का मतलब क्या है, और 200 इंटू 200 इंटू 200, और पावर का मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, कितना बन गया, 1000 बन गया। 1000 का मतलब 3 जीरो चले गए, है ना, और कितना आ गया 80 ओम। समझ में आया, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर 200 इंटू 200, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया, 1000 तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 2 जा 4 2 जा 8, अब निकल आया। अब तुम पावर और हीट जो भी लगाना चाहते हो लगा दो सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी तुम डिवाइड करोगे आएगा वही। इससे क्या हुआ कि हमें 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ा, वरना तो मैं 0 काट के फिर 5 से डिवाइड करते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 400, और 400 बाई 5 80 आएगा वही। तो अब जब तुम्हें आर पता चल गया है तो अब तुम कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। तुम्हें एच वाला फार्मूला लगाना है तो एच बराबर कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, क्यों, क्योंकि वी दिया है। तो अब कितने सोर्स से ऐड करे कनेक्ट कर रहे हो, 250 से, तो 250 इंटू 250 टाइम 60 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड, अपॉन में आर, क्लियर है, समझ में आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा इतने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। तो देखो ओवरऑल बात यह है, अगर रेटिंग का वोल्टेज और जिससे तुमने कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज अगर सेम नहीं है तो उस केस में सबसे पहला काम होगा तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस जब निकल आएगा तो फिर तुम पावर का फार्मूला, हीट का फार्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो लगभग सारे फार्मूले खत्म हो चुके हैं, अब सर्किट वाले फार्मूले कल बता देंगे।